मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फरीदाबाद दौरा आज और कल। हरियाणा के फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज शाम 6 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम को 6:55 पर दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद रवाना होंगे। 7:55 पर फरीदाबाद के होटल ताज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्थानीय कार्यक्रम और रात्रि भोज होटल ताज में ही करेंगे सीएम। 17 नवंबर को प्रातः 10:20 पर फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में भाग लेंगे और सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित ये बैठक होगी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और भाग लेंगे। दोपहर 3:40 पर दिल्ली से रवाना होकर लगभग 4:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फरीदाबाद दौरा है आज और कल। वे हरियाणा के फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और कल शाम को 4:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वापस जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फरीदाबाद दौरा आज और कल। हरियाणा के फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक हुई है। अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की मुलाकात हुई है। ललन सिंह और संजय झा ने भी शाह से मुलाकात की है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई। अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने मुलाकात की है और इसी के साथ ललन सिंह और संजय झा ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस बैठक में बिहार सरकार को लेकर चर्चा हुई है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में बिहार की नई सरकार को लेकर गठन को लेकर चर्चा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बैठक पर बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इसी के साथ ललन सिंह और संजय झा ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो कल सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ होगा। 25 नवंबर तक 7 मैदानों पर खेल प्रतियोगिताएं होंगी। हजारों खिलाड़ी कल अपना दमखम दिखाएंगे। एसएम स्टेडियम इंडोर हॉल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने तैयारियों की जिम्मेदारियां संबंधित विभागों को सौंपी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर उत्तर मुकेश कुमार मूंद को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपखंड अधिकारी जयपुर दक्षिण अरुण कुमार शर्मा सह प्रभारी अधिकारी होंगे। तो जयपुर से ये खबर है। जहां खेल महोत्सव कल से इसकी शुरुआत होगी। तो सांसद खेल महोत्सव का कल शुभारंभ होगा। 25 नवंबर तक 7 मैदानों में खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जहां हजारों खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। एसएम स्टेडियम इंडोर हॉल में इसका उद्घाटन होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने तैयारियों की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंप दी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर उत्तर मुकेश कुमार मूंद को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो वहीं उपखंड अधिकारी जयपुर दक्षिण अरुण कुमार शर्मा सह प्रभारी होंगे। और अब पाली के सोजत से खबर है, जहां मेहंदी फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 2 मजदूर आग की चपेट में आकर झुलस गए। वहीं एक मजदूर की मौत की सूचना यहां मिल रही है। घायलों को सोजत राजकीय अस्पताल से उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। 2 दमकल और अन्य टैंकरों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया गया है। सोजत सिटी खनिज विभाग के पास इंडो हर्बल मेहंदी फैक्ट्री की यह घटना है, जहां मेहंदी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 जो मजदूर हैं वो आग की चपेट में आकर झुलस गए हैं। वहीं एक मजदूर की इस हादसे में मौत हो गई है।
घायलों को उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जोधपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो मेहंदी फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं 2 मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सोजत के अस्पताल में उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और अब लगातार आग लगने के कारणों का जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कारण से इस फैक्ट्री में आग लगी और यह हादसा हुआ। तो पाली की सोजत से ये बड़ी खबर है, जहां एक मेहंदी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 मजदूर आग की चपेट में आकर झुलस गए, तो वहीं एक मजदूर की इस हादसे में मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल हुए जो युवक है, मजदूर है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। किशनगढ़ बास न्यायालय परिसर में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जहां अभिभाषक संघ द्वारा निर्मित एसीजेएम कोर्ट भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएल बुगालिया ने फीता काटकर लोकार्पण किया, पट्टिका का अनावरण किया और न्यायिक अधिकारी को विधिवत हाइज पर बैठाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से जिला जज को सम्मानजनक गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां दिया गया, जबकि एसएसओ जितेंद्र शेखावत विशेष रूप से यहां पर मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और परिसर में उत्साह का माहौल इस दौरान देखने को मिला। कार्यक्रम में एडीजे जगदीश मीणा, सीजेएम रणवीर सिंह सहित कई न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे, उपस्थित रहे। संघ अध्यक्ष सुनील यादव और अधिवक्ताओं ने भवन निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं, मुंशीगण और स्टाम्प वेंडर्स की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। तो किशनगढ़ बास से खबर है, जहां पर न्यायालय में एसीजेएम कोर्ट का भव्य उद्घाटन हुआ, शुभारंभ इसका किया गया। और अब सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है। मौसम के बदलते तेवर माउंट आबू में दिखाई दे रहे हैं। आज कड़ाके की सर्दी का यहां पर एहसास हो रहा है, जबकि तापमान न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान भी है। शीतलहर के कारण सामान्य जनजीवन यहां पर प्रभावित हो रहा है और लोग अपनी दिनचर्या देर से शुरू कर रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लिया जा रहा है। वहीं पर्यटक गुलाबी सर्दी का आनंद लेने माउंट आबू पहुंच रहे हैं। तो माउंट आबू से खबर है, जहां सर्दी शुरू हो गई है, कड़ाके की सर्दी माउंट आबू में पड़ रही है और इस शीतलहर से सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग अपनी दिनचर्या को थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं। वहीं जो पर्यटक हैं वह गुलाबी सर्दी का आनंद लेने माउंट आबू पहुंच रहे हैं। तो लोग यहां पर सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए, गर्म कपड़ों में लोग यहां नजर आए। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर दर्ज किया गया है। तो माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। तो माउंट आबू में कड़क सर्दी शुरू हो गई है और शीतलहर से जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है। लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचते यहां पर नजर आए। और यहां पर अगर तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां तापमान दर्ज किया गया है और पर्यटक जो हैं वो गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए माउंट आबू पहुंच रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दीपक, माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जो न्यूनतम तापमान है 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी साक्षी, देखिए माउंट आबू का जो तापमान है वो कुछ अपने राजस्थान में अलग ही अपना तेवर रखता है। अभी रात के जो तापमान है वो लगभग 3 डिग्री है। वहीं दिन में अब कड़ाके की धूप होने लग जाएगी और इससे दिनचर्या थोड़ी देर से शुरू हो रही है। अभी अगर आप माउंट आबू का मौसम देखें
तो धूप बढ़िया खिली हुई है। माउंट आबू में अन्य जगहों की बिनस्पत कोहरा वगैरह नहीं होता है, तो सुबह में जो सर्दी होती है वो लगभग 3 से 5 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। वहीं जैसे जैसे दिन चलेगा यही तापमान 18 से 20 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे में जो पर्यटक है वो इस मौसम का आनंद लेने काफी अच्छी संख्या में माउंट आबू आते हैं। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी का। तो माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी हो रही है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। शीतलहर से जनजीवन यहां पर प्रभावित हो रहा है और लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते माउंट आबू में नजर आ रहे हैं। सांचौर क्षेत्र में पशु सेवा के लिए समर्पित बजरंगी टीम आज करुणा और मानवता की अद्भुत मिसाल बन गई है। बिना किसी सरकारी सुविधा, न एम्बुलेंस, न दवाई, न उपकरण, बावजूद यह टीम 24 घंटे घायल पशुओं की सेवा में जुटी रहती है। सूचना मिलते ही 15 मिनट में मौके पर पहुंचना इसकी पहचान बन चुका है। क्षेत्र में नीलगाय उपचार के लिए किसी रेस्क्यू सेंटर की अनुपस्थिति बड़ी समस्या है, जिसके कारण घायल वन्य जीवों को समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद टीम अपने खर्चे पर दवाइयां, वाहन और रेस्क्यू उपकरण जुटाकर लगातार सेवा कर रही है। डाबल निवासी बाबूलाल पूनिया की सूचना पर टीम के प्रमुख सदस्य कमलेश सुथार अपनी टीम के साथ डाबल की नाड़ी के पास पहुंचे, जहां एक बड़ी नीलगाय गहरे कुएं में गिर गई थी। स्थिति गंभीर होने पर टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। कमलेश सुथार, प्रेम सारन, पंकज राजपुरोहित, अनिल पवार, श्रवण खिलेरी और बाबूलाल पूनिया सहित सभी सदस्यों ने मिलकर जोखिम उठाते हुए नीलगांव को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने तालियों के साथ टीम के साहसिक कार्य की सराहना की। तो सांचौर से खबर है, जहां कुएं में गिरी नीलगाय को टीम ने जोखिम घटाकर बाहर निकाला। और अब जालोर के चितलवाना से खबर है, जहां वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में चल रहे सामूहिक गायन अभियान के तहत चितलवाना थाने में आज गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना अधिकारी कमल किशोर के नेतृत्व में टीम, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और विद्यालय के विद्यार्थी उत्साहपूर्वक यहां पर भाग लिया। और अब बूंदी के केशवराय पाटन से खबर है, जहां पर पंचायत समिति परिसर में दिन में अचानक 6 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से स्टाफ में वहां पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। तो केशवराय पाटन से खबर है, जहां पर 6 फीट लंबा अजगर मिलने से पंचायत समिति में अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया और इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी और सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और अब जयपुर से खबर है, जहां पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का असम मिजोरम अध्ययन दौरा। राजस्थान से 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अध्ययन यात्रा पर रवाना। आरजीएसए के तहत पूर्वोत्तर की सर्वश्रेष्ठ पंचायत मॉडल का अध्ययन करेंगे और डिजिटल प्रशासन और पारदर्शी कार्यप्रणाली मुख्य फोकस बनेगी। असम मिजोरम की उन्नत पंचायत प्रथाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन होगा। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की कार्यशैली का अनुभव यहां पर मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद करेगा। समिति सीमित संसाधनों में बेहतर परिणामों का रहस्य यहां पर जाना जाएगा। वापसी पर राज्य सरकार को विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में पंचायत व्यवस्था में बड़े सुधार संभावित। जयपुर से खबर है, जहां पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का असम और मिजोरम अध्ययन दौरा है। राजस्थान से 21 सदस्य प्रतिनिधि मंडल अध्ययन यात्रा पर रवाना हुए। आरजीएसए के तहत पूर्वोत्तर की सर्वश्रेष्ठ पंचायत मॉडल का अध्ययन करेंगे। डिजिटल प्रशासन और पारदर्शी कार्यप्रणाली यहाँ पर मुख्य फोकस रहने वाली है। असम मिजोरम की उन्नत पंचायत प्रथाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन होगा।
ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की कार्यशैली का यहाँ पर अनुभव भी मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद करेगा और सीमित संसाधनों में बेहतर परिणामों का रहस्य यहाँ पर जानेंगे। वापसी पर राज्य सरकार को विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में पंचायत व्यवस्था में बड़े सुधार संभावित है। और अब कपासन से खबर है, जहां पर बिहार में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासन से पहले बिहार में जंगलराज जैसा माहौल था, लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में मंगल ही मंगल की स्थिति बनी है। सांसद ने बताया कि एनडीए सरकार ने महिला सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार वादों से अधिक विकास और विश्वास को प्राथमिकता देती है और बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसी भरोसे का परिणाम है कि बिहार में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। वहाँ लगातार भाजपा की और एनडीए की जीत हो रही है, तो उसमें उसके पीछे कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विश्वास। पिछले कुछ वर्षों में एनडीए की सरकार बनने के बाद आप देख रहे हैं कि 5वां टर्म होगा जहाँ लगातार सरकार बन रही है। तो उसके पीछे लोगों का कारण ये है कि पहले जंगल राज था, अब मंगल राज है। लोग पहले 5 बजे बाद घरों से निकल नहीं पाते थे, बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी, रोजगार के अवसर नहीं थे, वहाँ शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज वहाँ रेलवे भी है, वहाँ नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, वहाँ एम्स भी बन रहा है, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, गाँव में सड़कें बन गई है, रोजगार की व्यवस्था हो गई है। वहाँ राजीविका के माध्यम से हजारों लाखों बहनों को काम से जोड़ने का काम हुआ है। तो लोगों ने पहली बार डेवलपमेंट देखा है, इसी कारण लोग वहाँ के विकास के साथ गए। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी और उनका महागठबंधन था आरजेडी का, उन्होंने कहा कि हम हर घर से एक नौकरी देंगे। शायद उन्होंने गणित बनाना भूल गए कि बिहार में हर घर से नौकरी देना जो भी बिहार सरकार का बजट से है, उससे 10 गुना बजट हो तो भी वो उनको नौकरी नहीं दे सकते। तो हमेशा झूठ बोलकर सत्ता में आना, तो इन लोगों ने। राजस्थान में मतदाता सूची को मजबूत बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर 2026 को डीडवाना कुचामन जिले में एक नई गति मिली है। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों को अभियान से जोड़ने की अभिनव पहल यहां पर की है, जिसके तहत स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को एसआईआर फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रतिक्रिया सिखाई गई है और उन्हें अपने अभिभावक और आसपास के लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत स्वयं शिक्षण संस्थाओं का दौरा कर विद्यार्थियों को ऑनलाइन सबमिशन की प्रक्रिया समझा रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले में गणना फॉर्म वितरण 100% पूरा हो चुका है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नागरिक घर बैठे आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, जो सीधे बीएलओ तक पहुंच जाता है। इससे समय भी बचता है और कागजी प्रक्रिया की जरूरत भी नहीं पड़ती। अभियान को आमजन से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जबकि विद्यार्थियों ने भरोसा दिलाया है कि ये अपने परिजनों और परिचितों के एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भरवाने में पूरा सहयोग भी करेंगे। टीचर्स को और जो 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको ये आह्वान किया कि आप ऑनलाइन एसआईआर का फॉर्म भरिए। ऑनलाइन भरने के खुद के घर के भरने के बाद आप अपने पड़ोसियों की भी मदद कीजिए और उनका भी भरिए। भारत निर्वाचन आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा अभी 12 जिलों में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे डीडवाना और कुचामन जिले में 95% से ज़्यादा फॉर्म का वितरण हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्म भरने का कार्य ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसका सबसे सशक्त माध्यम है हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से जो एसआईआर का काम, जैसे अभी सर ने बताया, कि बहुत ही जल्दी और शुद्ध रूप से होगा। दूसरा, जो टीचर्स और बच्चे हैं, अगर ये किसी को इसके बारे में समझ में आ गई तो ये फॉर्म्स
की कहीं कमी नहीं रहेगी। अपन किसी को घर घर जाके समझाएं, इतना एक स्कूल में एक साथ 1000 बच्चों में ये मैसेज गया है, तो ये 1000 बच्चे अगर एक एक बच्चे को भी और कहेंगे तो बहुत से जल्दी भरा जाएगा। आज हमारे स्कूल में कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने हमारे को मतदाता सूचियों के बारे में जानकारी दी थी। हम उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ना कि हमारे पेरेंट्स बल्कि सभी आस पड़ोस के वासियों की सबकी हेल्प करेंगे और ऑनलाइन SIR के फॉर्म जरूर भरेंगे। दिनों राजस्थान ही नहीं, डीडवाना के अंदर भी मतदाता सूचियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर सर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम सभी लोगों की हेल्प करेंगे फॉर्म भरने में, ना कि हमारे पेरेंट्स अदर जो भी नेबर्स हैं उन सबकी फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे और सभी को ये फॉर्म भरने के लिए प्रेरित